हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स। यस, यू हर्ड इट राइट। बहुत ही दिनों से आप सभी की तरफ से एक डिमांड आ रही थी कि मैम आप ना फटाफट से बायोलॉजी का जो चैप्टर है ना लाइफ प्रोसेसेस, उसे आप फिनिश कर दो और उतने ही जल्दी से फिर आप क्लास 10th फिजिक्स भी स्टार्ट कर दो। तो आपकी कोई डिमांड विभूति मैम पूरी ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो इसीलिए बिल्कुल आज ही के इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स, और शुरुआत होगी फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, अब एक सवाल आ रहा होगा आप सभी के दिमाग में कि मैम चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया है कि हम एक न्यू चैप्टर को पढ़ना शुरू करने वाले हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली क्या करेंगे? तो मैं उसका भी जवाब आपको दे देती हूँ। बेटा देखो, ऐसा है कि जब भी अपन किसी भी नए चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो ज़रूरी होता है कि उसके पहले हम थोड़ी चैप्टर से जो है जान पहचान कर लें। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, समझने हैं, डिस्कस करने हैं मेरे साथ। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इस लेक्चर में, चैप्टर का जो ओवरव्यू है, जो इसका इंट्रोडक्शन है, हम सबसे पहले वही देखेंगे। तभी हमें समझ में आ पाएगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर में जो हमें पढ़ने होंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? तो पैटर्न तो आप सभी को पता है कि जब भी अपन किसी भी लेक्चर में नए चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं, तो सेम लेक्चर में लगे हाथ हम क्या करते हैं, चैप्टर का जो पहला टॉपिक होता है हम वो भी निपटा देते हैं। तो वही पैटर्न बेटा आज भी हम फॉलो करेंगे, मतलब कि चैप्टर का ओवरव्यू देखने के बाद जो पहला टॉपिक होगा ना, उसे भी हम आज ही के इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। और वो पहला टॉपिक क्या होगा? व्हाट इज़ लाइट? लाइट है क्या? सबसे पहले तो आज मैं तुम्हें वही समझाने की कोशिश करूँगी। तो भाई बस यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, चलो आ जाओ। कहानी बेटा हम शुरू करते हैं, और कहानी की शुरुआत कहाँ से होगी? चैप्टर के ओवरव्यू के साथ, या बोल सकते हो इंट्रोडक्शन के साथ। देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने होंगे। ठीक है, और देखो बातों ही बातों में मैंने आपको चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो तो बता ही दिया है। क्या है चैप्टर का पहला टॉपिक? व्हाट इज़ लाइट? लाइट एग्जैक्टली है क्या बेटा? देखो वैसा है कि इस चैप्टर में आपको लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ना है, लाइट का रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ने की जो बात है बेटा, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर लाइट खुद क्या चीज़ है। जब तुम्हें एक बार ये समझ में आ जाएगा कि लाइट क्या चीज़ है, तभी तुम उसकी आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके फिनोमेना हैं, आप उनको बेहतर तरीके से समझ पाओगे, है कि नहीं? तो अभी के लिए मैं आपको बस इतना बता देती हूँ कि लाइट जो है एक एनर्जी का ही फॉर्म है विच enables us to see ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का? इस स्टेटमेंट का बेटा सीधा सा मतलब यह है कि लाइट बेसिकली एक एनर्जी का ही फॉर्म है जिसकी मदद से हम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब ये बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि तुम लोगों ने डेली लाइफ में खुद से ही कभी ना कभी ये ऑब्ज़र्व किया होगा, रियलाइज़ किया होगा कि जब रोशनी आती है, जब लाइट आती है, तभी जो है हम चीज़ों को देख पाते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है हम देख पाते हैं। चलो इस बात को जो है और गहराई से समझने के लिए एक एग्जांपल तुम्हें मैं देती हूँ। मान लो कि ये जो लेक्चर है मेरा, ये देखते देखते जो है शाम हो गई है, रात हो गई है, मान लो, ठीक है, रात हो गई है। अब जब रात हो जाएगी ना, तो एक काम करना, जो तुम्हारा कमरा होगा ना, जो तुम्हारा रूम होगा, उस रूम में तुम घुसना, लेकिन मेक श्योर करना कि तुम्हारे रूम की जितनी भी लाइट्स हैं वो सब बंद हो, वो ऑफ हो,
है ना, अपने मम्मी पापा से बोला कि मम्मी पापा 2 मिनट के लिए जो है ना मेरे कमरे की लाइट्स ऑफ कर दो, मुझे अंधेरे कमरे में जो है घुसना है। अब आप बोलोगे कि मैम डर लग जाएगा हमको, तो एक तो वैसे ही मतलब रात हो गई है ना, और मतलब अगर दिन का टाइम होता तो ये था कि कमरे की जो खिड़कियां हैं वहाँ से जो है थोड़ी बहुत रोशनी आ जाती। आप बोल रहे हो कि नहीं अंधेरा होना चाहिए, रात होनी चाहिए और अंधेरे कमरे में जो है ना एंटर करो। तो मैम वैसे भी मतलब गर्मियों का मौसम है, छिपकली जो है ना कहीं से आकर के भी टपक जाती है मैम, हमको तो जो है ना सुनकर ही डर लग गया, हम क्यों जाएं। तो बेटा बात की गहराई को समझने के लिए तुम्हें ये काम करना होगा, करके देखना, मज़े आएगी तुम्हें। मैंने क्या बोला कि जब रात का समय हो जाए, मतलब कि जब खिड़कियों से रोशनी आना बंद हो जाए और अपने रूम की जब तुम लाइट्स बंद कर दो किसी से बोल करके, तो उस अंधेरे कमरे में तुम घुसना। जब तुम उस अंधेरे कमरे में घुसोगे, कहने को वो कमरा तुम्हारा ही है। तुम दिन के जो है 5 से 6 घंटे अपने उसी अपने कमरे में गुजारते हो। उस कमरे में जो भी सामान है वो तुम्हारे ही है, लेकिन जब तुम उस अंधेरे कमरे में घुसोगे ना बेटा, तो तुम्हें अपने ही कमरे की चीज़ें नहीं दिखेंगी। सपोज तुम्हारा बेड होगा, ठीक है, तुम्हारी स्टडी टेबल होगी, स्टडी टेबल पर सपोज तुम्हारा लैपटॉप या कंप्यूटर रखा हुआ है, तुम्हारी बुक्स रखी हुई हैं, यहाँ पर तुम्हारा वार्डरोब है ना, उसमें तुम्हारे कपड़े पड़े हुए हैं, है ना, यहाँ पर चेयर है, चेयर पर भी तुमने कपड़े बिल्कुल फैला के रखे हुए हैं, है ना। तो वो कमरा तुम्हारा ही है बेटा, और उस कमरे में जो चीज़ें रखी हुई ना वो भी तुम्हारी, और तुमको पता है कि कमरे में एंटर करेंगे तो राइट साइड में क्या होगा, मेरा बेड होगा, लेफ्ट साइड में वो कपड़ों वाली चेयर होगी जो कभी भी साफ नहीं होती है, और आगे जाएंगे तो वार्डरोब होगा, और आगे जाएंगे तो ड्रेसिंग टेबल होगी, यहाँ पर खिड़की होगी, है ना। ये सब तुम्हें पता है क्योंकि वो कमरा तुम्हारा ही है ना। लेकिन जब तुम उस कमरे में बिल्कुल एब्सोल्यूट डार्कनेस करके उस कमरे में जाओगे, अंधेरे कमरे में जब तुम एंटर करोगे, तो तुम्हें 2-3 मिनट के लिए ना कुछ भी नजर नहीं आएगा। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि जाओ बेटा अपने कमरा तो तुम्हारा ही है, तुमको पता है कि कहाँ कौन सी चीज़ रखी है, जा करके जो है अपनी स्टडी टेबल से वो जो ब्लू वाला पेन है वो लेकर के आओ, तो तुम बोलोगे कि मैम एक तो वैसे ही बाहर अंधेरा, ऊपर से आपने कमरे में भी अंधेरा करवा करके रखा हुआ है, और ऊपर से आप बोल रहे हो कि पेन स्टैंड में से जो ब्लू वाला पेन है वो ला करके दो। अरे मैडम नहीं दिखेगा, पर सवाल ये है कि क्यों नहीं दिखेगा, तुम क्यों नहीं लेके आ पाओगे? क्योंकि कमरे में अंधेरा है। कमरे में अंधेरा होने का मतलब क्या है? कमरे में लाइट नहीं है ना। मैंने क्या बोला? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see objects। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म ही तो है जो हमें चीजों को देखने में मदद करती है। कमरा तुम्हारा, सामान तुम्हारा, और उस पर मैं तुमसे मैं बोल रही हूँ कि जाकर के सामान लेकर के आओ, वो ब्लू पेन लेकर के आओ, तो तुम बहाने मार रहे हो कि मैम दिख नहीं रहा। अरे क्यों नहीं दिख रहा? तुम्हें नहीं पता ब्लू पेन कहाँ रखा है, तुम्हें नहीं पता पेन स्टैंड कहाँ है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी स्टडी टेबल कहाँ है, तुम्हें सब पता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कमरे में अंधेरा है, डार्कनेस है, एब्सोल्यूट डार्कनेस है, लाइट है ही नहीं। तो बिना लाइट के मैम चीज़ों को देख नहीं पा रहे ना। जैसे ही फिर मैं बटन ऑन कर दूंगी, तुम्हारे कमरे की जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगी। जैसे ही लाइट्स गिरना जो है, मतलब जैसे ही, मतलब लाइट्स लिटरली नहीं गिरेंगी बेटा, कहने का मतलब ये है कि जब सपोज तुम्हारे रूम में ट्यूबलाइट लगी हुई है, ठीक है, जैसे ही उसको हम ऑन करेंगे तो रोशनी उससे आना शुरू हो जाएगी, लाइट प्रॉपरली तुम्हारे रूम में जो है ना फैल जाएगी, गिरेगी ऑब्जेक्ट्स पर, तब जा कर के तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखना शुरू होंगे। और फिर आप बोलोगे कि हाँ मैम आपने क्या कहा था, आपको ब्लू पेन चाहिए, लो मैम मैं ब्लू पेन लेकर के आ गया, है ना। तो यही बात है बेटा, मैं आपको बस यही समझाना चाह रही थी, बात की गहराई मैं आपको लेके मैं जाना चाह रही थी कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है, कि अगर लाइट नहीं है तो बड़े अफसोस की बात है, हम चीज़ों को देख भी नहीं पाते। जैसे कभी 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 ऐसा होता है ना कि मम्मी ये ना टी शर्ट फट गई, इसको सिल दो, तो मम्मी बोलती हैं कि अरे अब तो रात हो गई है, दिखेगा नहीं, तो सुबह जो है ना सिल जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं? क्योंकि जितनी लाइट होगी उतना बेहतर हमारा विजन होगा, मतलब उतने बेहतर तरीके से हमें ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। यस और नो? इतना समझ में आया? चल, तो अच्छा ये मत समझना कि मैम बस हो गया टॉपिक, अरे अभी अभी टॉपिक पढ़ना बाकी है। ये तो बस ऊपर ऊपर से तुमको मैंने समझा दिया है कि भाई लाइट क्या चीज़ है, ठीक है। अभी अपन इसके ऊपर और बात करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद। एक बार अपन ओवरव्यू देख लें, चलो। फिर इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? लाइट का रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ऐसा है, मेरे पास एक बॉल है, अभी है नहीं, थी, खो गई है वो, ठीक है। मेरे पास एक बॉल है,
अगर उसको मैं फ्लोर पर ऐसे फेंकूँ तो क्या होगा, वो टप्पा खा करके वापस मेरे पास आ जाएगी ना। जैसे कभी कभी नहीं कि हमारे साथ कोई खेलने के लिए होता नहीं ना, कोई छोटा भाई बहन है, बड़ा भाई बहन भी नहीं है, वो बिजी हैं अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ना, कोई फ्रेंड भी नहीं आया, तो अपन क्या करते हैं, खुद से ही खेलते हैं, है ना। तो बॉल उठाई और उसको फ्लोर पर मारा, टप्पा खा करके वो वापस आ गई हाथ में। फिर या फिर जो वॉल है उसके ऊपर जो है ना बॉल को मतलब उसकी तरफ फेंका, तो बॉल जा करके टकराई और दीवार से और टकरा करके वापस हमारे हाथ में आ गए, है ना। तो हम ये गेम अक्सर खेलते रहते हैं। तो बेटा ये जो बॉल टकरा करके बाउंस बैक होकर के आ रही है ना, मतलब सपोज आपने बॉल को ऐसे फ्लोर पर फेंका, तो बॉल गई, टप से टकराई और टकरा करके वापस आ गई। तो ये जो बाउंस बैक हो रहा है बेटा बॉल का, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। ऐसा ही बाउंस बैक आपको बेटा लाइट के केस में भी देखने को मिलता है। जब आपके पास सपोज एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस हो, है ना, और उसके ऊपर लाइट जा करके गिरे, तो गिरने के बाद पता है क्या होता है, लाइट गिरेगी, टकराएगी और टकराने के बाद वापस लौट जाएगी। जैसे कि बॉल नहीं, बॉल को आपने फेंका, वो फ्लोर से टकराई और टकराने के बाद वापस आपके पास आ गई। लाइट का भी कुछ ऐसे ही केस होता है कि वो किसी पॉलिश्ड सरफेस से जाकर के टकराती है, ये देखो टकराती है मतलब गिरती है सरफेस पर जाकर के, गिरेगी तो ऑब्वियस सी बात है टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा, वापस लौट जाएगी कि लो चली, मुझे नहीं आना यहाँ पर, मुझे नहीं रहना सरफेस के पास, मैं तो वापस लौट गई। तो ये जो लाइट के केस में आपको बेटा बाउंस बैक नजर आ रहा है होता हुआ, इसे अपन बोलते हैं क्या, लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी तो बस ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, जब अपन इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे हमारे अगले सेशन में तो और डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये जो लाइट सरफेस से टकरा करके वापस आ जाती है बेटा, ये जो बाउंस बैक होता है लाइट में, उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ समझो, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो बेटा कुछ सर्टेन लॉस को फॉलो किया जाता है। देखो जैसे कि तुम कोई स्कूल में गए हो, है ना, तुमने नए स्कूल में एडमिशन लिया है, तो बेटा हर स्कूल के ना कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बच्चों को फॉलो करने पड़ते हैं। ना सिर्फ बच्चों को बल्कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, उनको भी फॉलो करना होता है। इनफैक्ट प्रिंसिपल खुद जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, है ना। तो वैसे ही जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, या ऐसा भी बोल सकते हो कि जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो वो सर्टेन लॉस को फॉलो करके रिफ्लेक्ट करती है। ये नहीं कि बिल्कुल मामा का घर है तो जैसा मन चाह रहा वहाँ वैसा रिफ्लेक्शन हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। क्योंकि लाइट का जो रिफ्लेक्शन है बेटा एक बहुत ही मेजर आप बोल सकते हो कि फिनोमिनन है। तो मतलब लाइट के लिए तो वो जो होता है रिफ्लेक्शन, वो एवं ही नहीं हो जाएगा, वो सर्टेन लॉज को फॉलो करके ही होगा। तो वो ज़्यादा नहीं होते बेटा, 2 ही लॉज होते हैं और बहुत ही बेसिक से लॉज होते हैं। तो वो लॉज भी मैं आपको अगले सेशन में पढ़ा दूंगी। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को जानते हो कि नहीं जानते हो? ऐसा कोई भी बच्चा बेटा आज की दुनिया में नहीं होगा जो 10th क्लास में आकर के बोले कि अरे मैम प्लेन मिरर क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। मेरे बच्चों, तुम रोज सुबह उठ करके अपना मुंह आईने में देखते हो कि नहीं देखते हो? भाई सबके घर में आईना लगा होता है ना, मिरर लगा होता है, जिसके सामने खड़े होकर के तुम जो है स्कूल जाने के लिए रेडी होते हो। कुछ लोगों के बाथरूम में भी जो है ना मिरर लगा होता है, तो मिरर में देखते देखते जो है ना ब्रश करते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो वो जो मिरर तुम्हारे बाथरूम में लगा है, जो तुम्हारे रूम में लगा है बेटा, वो क्या है? अरे वो प्लेन मिरर ही तो है दद्दा, वो कुछ और थोड़ी ना है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि आज की दुनिया में ऐसा कोई भी 10वीं क्लास का बच्चा नहीं होगा जो ये बोलेगा कि मैम प्लेन मिरर क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि हम सबके घर में प्लेन मिरर होता है। ये वही मिरर है बेटा जिसके सामने हम डेली खड़े होकर के अपने आप को तैयार करते हैं, चाहे स्कूल जाने के लिए, चाहे ऑफिस जाने के लिए, है ना। अगर कोई पार्टी में जाना होगा तो पार्टी में जाने के लिए भी फिर तो प्रॉपरली रेडी होंगे, तो रेडी होने के लिए बेटा हम प्लेन मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, उस प्लेन मिरर की हमें बात करनी होगी। एक्चुअली होता क्या है कि प्लेन मिरर के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट हम ला करके रख दें, बेटा देखो मिरर का काम ही होता है इमेज का फॉर्मेशन। अच्छा, इमेज भी 2 तरह की होती हैं, रियल और वर्चुअल इमेज। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको मतलब अपकमिंग सेशंस में जो ना पता चल जाएगा। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि जब प्लेन मिरर के सामने हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो मिरर क्या करता है, उसकी इमेज बना देता है ना, इमेज बना देता है। तो किस तरह की वो इमेज बनाएगा, उस इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये है हमें पढ़ना।
ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसा सवाल आ चुका है कि प्लेन मिरर जिस तरह की इमेज बनाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। ज़्यादा नहीं होते हैं, कम ही होते हैं, मतलब मुश्किल से 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले सेशन में जब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो लगे हाथ जो है ये वाला टॉपिक भी निपटा देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे बच्चों स्फेरिकल मिरर्स की। अब क्योंकि तुम लोग क्लास 10th में आ गए हो, है ना, तो क्लास 10th में आकर के बेटा क्या होता है ना, मतलब नॉट क्लास 10th स्पेसिफिकली, बेसिकली है क्या कि अभी तुम सभी जो बच्चे हो ना वो अभी एडोलेसेंट एज में हो, तुम सभी क्या हो, एडोलेसेंट्स हो। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर अभी अपन आगे पढ़ेंगे अपने बायोलॉजी के चैप्टर्स में, तुम लोग अभी इस स्टेज में हो जहाँ पर तुम्हारी बॉडी में, स्पेशली अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी, गर्ल्स में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो तुम सभी की बॉडी में जो ना अभी बहुत तरह के हार्मोनल चेंजेस हो रहे होंगे, और उन हार्मोनल चेंजेस के कारण ही लड़के और लड़कियां दोनों ही अपने अपने लुक्स को लेकर के कुछ ज़्यादा कॉन्शियस होने लग जाते हैं, है ना। ये जो प्रक्रिया है वो 9th से शुरू हो जाती है और 10th में आकर के तो एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाती है, पीक पर पहुंच जाती है कि लड़कियां और लड़के दोनों ही, है ना, सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी कम थोड़ी ना होते, लड़के भी अपने लुक्स को लेकर के कि यार बाल ठीक दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, अब तो दाढ़ी भी तुम लोग की आना शुरू हो गई होगी, है ना, तो दाढ़ी प्रॉपरली बियर्ड पूरी सेट है कि नहीं सेट है ना, यूनिफॉर्म ठीक है कि नहीं ठीक है, ये और वो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, ये हार्मोनल तुम्हारी बॉडी में चेंजेस ही ऐसे हो रहे हैं कि तुम अपने लुक्स को लेकर के अब कुछ ज़्यादा कॉन्शियस होने लग जाते हो, जिसकी वजह से अब तुम लोगों को अपने जो घर का आईना है, जो प्लेन मिरर है, उससे कुछ ज़्यादा ही जो है ना लगाव होने लग जाता है, क्योंकि लुक्स बेटा मैटर करते हैं ना तुम्हारे लिए, तो अपने आप को एकदम प्रॉपर प्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा समय जो है ना हम आईने के सामने गुजारते हैं। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों को अब मेकअप करना ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है ना, लाइनर एंड मस्कारा एंड ये और वो। तो देखो ऐसा है कि अगर आप मेकअप के लिए सिंपल प्लेन मिरर का इस्तेमाल करोगे तो मेकअप उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, स्पेशली मेकअप मिरर्स आते हैं। ठीक है, स्पेशली मेकअप मिरर्स आते हैं, उनमें देख करके अपने चेहरे को हम क्या करते हैं, लीपा पोती करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेकअप करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये मेकअप मिरर क्या होता है, बेटा मेकअप मिरर मतलब कि कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं बेटा, एक तरीके के स्फेरिकल मिरर ही होते हैं। आपको 2 स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है, तो जो मेकअप मिरर्स होते हैं ना बेटा वो एक्चुअली कॉनकेव मिरर ही होते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम इसमें और प्लेन मिरर में क्या फ़र्क है। देखो प्लेन मिरर बेटा, अब वही वाली बात है, अपन को ये भी टॉपिक पूरा का पूरा यहीं नहीं पढ़ लेना है, आगे पढ़ना है, लेकिन हाँ अभी के लिए मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जब अपन कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं मेकअप मिरर के तौर पर, तो जो अपना जो मुंह है, जो फेस है, उसकी जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर के ऊपर, वो थोड़ी सी एनलार्ज्ड बनती है ना, एक क्लोजअप व्यू आपको देखने को मिलता है अपने चेहरे का, किसके ऊपर, कॉनकेव मिरर के ऊपर, जिससे कि मेकअप जो है वो और प्रिसाइसली हो पाता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं बॉयज़ की, तो अब दाढ़ी आने लग गई है तो दाढ़ी को प्रॉपर बनाना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा, तो बियर्ड और ये सब सेट करने के लिए शेविंग मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तो शेविंग मिरर भी बेटा क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर ही होते हैं, क्योंकि जितने मतलब वही है कि कॉनकेव मिरर की, मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं मेकअप मिरर के तौर पर या शेविंग मिरर के तौर पर, तो हमारे फेस की एक एनलार्ज्ड, एक बड़ी इमेज बनती है, कहाँ, कॉनकेव मिरर के ऊपर, ताकि जो शेविंग है वो भी एकदम प्रिसाइसली हो पाए और जो मेकअप है इन केस ऑफ गर्ल्स वो भी एकदम प्रिसाइसली हो पाए, गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, उसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर की यदि हम बात करें तो बेटा अपनी गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर लगे होते हैं ना, पीछे देखने के लिए, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए, वो रियर व्यू मिरर किसके बनते हैं, मतलब वो कौन से मिरर होते हैं, वो एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो बोलेगा कि मैम प्लेन मिरर क्या होता है हमको नहीं पता, हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, या ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो बोलेगा कि मैम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर तो हमने कभी भी ज़िंदगी में यूज़ नहीं करा। यूज़ सबने सब कुछ किया हुआ है, बस ये कि पता नहीं रहता है। ओके, चल फिर उसके बाद में
नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ये देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का जब अपन इस्तेमाल करते हैं तो कुछ कुछ साइंस जो है ना हमें लगाने होते हैं, वो साइन कन्वेंशन अपन पढ़ लेंगे। उसके अलावा रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब अपन क्या करेंगे बेटा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ने के बाद इनके सामने अलग अलग पोजिशंस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे। भाई मिरर है, मैंने क्या कहा, मिरर का काम होता है इमेज का फॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के सामने अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि कॉनकेव मिरर किस तरह की इमेज बना रहा है, कॉन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेज बना रहा है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए बेटा कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें पढ़ने होंगे, और फिर किस तरह की इमेजेस बनेंगी वो इमेजेस भी हमें देखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मिरर फॉर्मूला। ये तो बेटा पूरा न्यूमेरिकल के लिए इस्तेमाल होगा। एक मिरर फार्मूला आएगा, एक लेंस फार्मूला आएगा, और एक मैग्निफिकेशन का फार्मूला भी आएगा। तो वो अपन सब देख लेंगे, वो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, ठीक है। एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? देखो जब भी अपन किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं ना, जैसे कि मैंने बोला कि मैं पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ, है ना, मैं पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ, मैं इतनी होशियार हूँ कि मेरी जो है क्लास में फर्स्ट रैंक आई है। तो नेचुरली अगर मेरा कोई स्टेटमेंट सुनेगा तो उसका पहला सवाल ये होगा कि अच्छा अगर तुमने क्लास में टॉप करा है, अगर तुम क्लास में फर्स्ट आई हो तो ज़रा बताओ तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं। यानी कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में कोई भी तारीफ़ करते हैं या मतलब कोई बात बोलते हैं तो एक रेफरेंस होना चाहिए जिसके कंपैरिजन में हम वो बात बोलें। कि जैसे मैंने बोला कि मैंने टॉप करा है, तो कितने लोगों में टॉप करा है। मैं अगर बोलूँ कि भाई क्लास में केवल 2 ही बच्चे हैं, उनमें से मैंने टॉप करा है, तो तुम बोलोगे कि लो इतना फालतू में हल्ला किया मैम ने, 2 तो बच्चे हैं उसमें से भी मैम जो है ना टॉप पर आई हैं, तो क्या बड़ी बात हो गई। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं मेरे क्लास में तो 100 बच्चे, तो तुम बोलोगे कि ओह मैम की क्लास में 100 बच्चे थे, 100 बच्चों में मैम टॉप में आई हैं, इसका मतलब मैम होशियार है ना। तो तुम जो भी बात बोलते हो किसी चीज़ के लिए बेटा, एक रेफरेंस रखा करो जिसके कंपैरिजन में तुम क्या करोगे, वो बात बोलोगे अपने ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे कि मैं बोलूँ कि देखो मेरा ये जो पेन है ये बहुत लंबा है, ये पेन बहुत लंबा है, तो तुम बोलोगे कि मैम क्या बड़ी बात है। और हम कैसे मान ले, भाई आपके पास जो पेन है वो तो आपके पास है, हमने तो नहीं देखा आपका वो पेन, तो हम कैसे मान लें कि ये पेन बहुत लंबा है। तो मैं बोलूँगी कि भाई बेटा जो नॉर्मल अपने पेन होता है ना, नॉर्मल जो अपने बॉल पेन होते हैं, उसके कंपैरिजन में ये पेन क्या है, लंबा है। तो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज आएगी कि हाँ नॉर्मल बॉल पेन तो हमारे पास भी है, और मैम बोल रही हूँ कि उसके कंपैरिजन में, मतलब यहाँ पर मैंने क्या करा है, जो नॉर्मल बॉल पेन है उसको मैंने रेफरेंस सेट कर लिया है, तो उस रेफरेंस के कंपैरिजन में मैं अपने पेन के बारे में बोल रही हूँ कि ये बहुत लंबा है। तो तुम समझोगे कि हाँ अब मैम के कहने का मतलब क्या है कि भाई नॉर्मल बॉल पेन तो हमारे पास भी है, उसकी लंबाई उतनी होती है, और उसके कंपैरिजन में सही बात है मैम का पेन तो देखो लंबा दिख रहा है। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में बेटा कुछ भी बोलते हो, आप उसकी कोई भी प्रॉपर्टी बताते हो, तो आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए जिसके कंपैरिजन में आप वो बात बोलो। सिमिलरली जब अपन यहाँ पर इमेजेस देखते हैं ना कि प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेजेस बना रही हैं, तो कई बार हम इमेज की हाइट के बारे में बात करते हैं कि चलो सामने ये मिरर है, इसने इमेज कैसी बनाई है, एनलार्ज्ड बनाई है। इमेज एनलार्ज्ड होने का मतलब क्या है कि इमेज बड़ी है। अरे किससे बड़ी है, मैं कैसे बोल दूं कि इमेज की हाइट बड़ी है, इमेज की हाइट किससे बड़ी है। तो अपन इमेज की हाइट को बेटा बताते हैं एक रेफरेंस के कंपैरिजन में, और वो रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट। मैंने क्या बोला, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी बता रहे हो तो एक रेफरेंस होना चाहिए जिसके कंपैरिजन में तुम वो प्रॉपर्टी बताओ सामने वाले को, वरना सामने वाला तुमको क्या समझेगा, गधा समझेगा। तो अगर मैं बोलूं कि देखो मेरे पास एक मिरर था, इसने कैसी बनाई है इमेज, एनलार्ज्ड बनाई है। एनलार्ज्ड इमेज बनाने का मतलब क्या है कि इमेज की हाइट बड़ी है। अरे किसके कंपैरिजन में इमेज की हाइट बड़ी है, किसके कंपैरिजन में मैंने कहा कि इमेज लंबी बनी, उसकी हाइट ज्यादा है। तो आप बोलोगे कि मैम ऑब्जेक्ट जो मिरर के सामने रखा हुआ था ना, उस ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में इमेज की हाइट बड़ी है। यदि आप बोलोगे कि हाँ मैम चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट अपना 10 सेंटीमीटर लंबा था और जो इमेज बनाई है मिरर ने उसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, मतलब कि वाकई में इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है। मैं बोल दूं कि नहीं मेरे पास जो मिरर है उसने तो इमेज कैसी बनाई है, डिमिनिश्ड बनाई है। बेटा डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, छोटी इमेज, है ना। तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास जो मिरर था उसने डिमिनिश्ड इमेज बनाई है। तो आप बोलोगे कि मैम हम कैसे मान लें कि इमेज डिमिनिश्ड है,
कोई सबूत है आपके पास? तो मैं आपको सबूत दूंगी कि भाई देखो, जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा था मिरर के सामने, उसकी हाइट थी 30 सेंटीमीटर और जो इमेज बनी है वो बनी है 10 सेंटीमीटर लंबी। तो आप बोलोगे कि अच्छा, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या बन गया? एक रेफरेंस बन गया कि ऑब्जेक्ट की हाइट 30 सेंटीमीटर, इमेज की साइज 10 सेंटीमीटर, मतलब कि इमेज डिमिनिश्ड है। मैम सही बात बोल रही हैं। इसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, कि जब हम इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से कंपेयर करें। ठीक है, आपको समझ में आया कि हम इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें पता चल सके कि इमेज एनलार्ज्ड बन रही है या डिमिनिश्ड बन रही है। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, जैसे कि 2 यूज तो मैंने आपको बता ही दिए आपके काम के, मेकअप मिरर और शेविंग मिरर, है ना। और भी बेटा कुछ कुछ यूजेस होते हैं, वो अपन देख लेंगे। फिर इसके बाद में आता है लाइट का रिफ्रैक्शन। अब इसके बारे में इतने डिटेल में समझा तो मैं अभी नहीं पाऊंगी, ऊपर ऊपर से इतना बता देती हूँ कि मान लो कि एक ग्लास है तुम्हारे पास, एक कांच का ग्लास लो बेटा, उसको तुम आधा भर दो पानी से, और पानी भरने के बाद तुम क्या करो, एक पेंसिल जो है कुछ इस तरीके से ऐसे उसमें क्या बोलते हैं, गिरा दो, है ना। मतलब कि ये तुम्हारा कांच का ग्लास है, कांच का ग्लास ही लेना, स्टील का मत लेना, दिखेगा नहीं वरना। तो कांच का ग्लास लेना, उसमें आधा तुम पानी भरना, और पानी भरने के बाद क्या करना, एक पेंसिल जो है उसमें कुछ इस तरीके से डाल देना। तो तुम क्या करोगे, इतना तुमने काम किया। फिर इसके बाद में जब तुम फिर इस कांच के ग्लास से पेंसिल को देखोगे ना, तो तुमको पेंसिल टूटी हुई नजर आएगी। पेंसिल असल में नहीं टूटी है, लेकिन जब तुम इस ग्लास के थ्रू पेंसिल को देखोगे तो तुमको वो टूटी नजर आएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, बस इतना समझ लो कि लाइट जब एक से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से खसक जाती है, डेविएट हो जाती है। तो लाइट की उसी बेंडिंग को हम लाइट का रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और उसी के कारण इस केस में हमें जो पेंसिल है वो स्लाइटली टूटी हुई नजर आती है। पढ़ाऊंगी, डिटेल में पढ़ाऊंगी, चिंता मत करना। और ये एक टॉपिक जिससे कि बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं, एकदम खौफनाक टॉपिक बन जाता है बच्चों के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ना सिर्फ यहाँ पर आपको रिलेटिव पढ़ना होगा बेटा, यहाँ पर अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। और एक बार मुझसे पढ़ लो तो तुम्हारे अंदर का जितना भी भय है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर के सब निकल जाएगा। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बेटा कांच की ना एक रेक्टेंगुलर, मतलब एक ग्लास की बनी हुई, कांच की बनी हुई एक रेक्टेंगुलर स्लैब होती है, उसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे। कई बार बोर्ड एग्जाम में सवाल बन चुका है इसके ऊपर। फिर बात आती है स्फेरिकल लेंसेज की। आपको 2 तरह के स्फेरिकल लेंसेज पढ़ने हैं, बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना है, और लेंसेज में क्या पढ़ना है, स्फेरिकल लेंसेज में बाय कॉनकेव और बाय कॉन्वेक्स। वैसे तो स्फेरिकल लेंसेज और भी कई तरह के होते हैं, लेकिन आपको 10th क्लास के सिलेबस में सिर्फ 2 ही टाइप के स्फेरिकल लेंसेज पढ़ने हैं, बाय कॉनकेव एंड बाय कॉन्वेक्स। ठीक है, उनके सामने भी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को रख रख के देखेंगे कि भाई जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है ना, तो उनके सामने हम क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रख करके देखेंगे कि कौन सा लेंस किस तरह की इमेज बना रहा है और कहाँ बना रहा है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं बेटा, है ना, वो रूल्स अपन देखेंगे। फिर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है लेंसेज द्वारा वो अपन देखेंगे। और फिर आता है लेंस फॉर्मूला, वही अपना न्यूमेरिकल वाला पोर्शन उससे जो ना निकलेगा। फिर इसके बाद में लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंसेज। देखो मैग्निफिकेशन का बेटा मतलब वही है कि जब हम इमेज की हाइट को कंपेयर करें ऑब्जेक्ट की हाइट से तो उसको अपन लीनियर मैग्निफिकेशन बोल देते हैं। अब अगर इमेज बन रही है लेंसेज द्वारा तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस बाय स्फेरिकल लेंसेज। और अगर इमेज बन रही है स्फेरिकल मिरर्स द्वारा तो वो क्या बन जाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर्स। बाकी मैग्निफिकेशन क्या है मोटा मोटा तुमको मैंने समझा ही दिया है। ठीक है, देन पावर ऑफ लेंस। ये तुमने वर्ड सुना होगा जब किसी को चश्मा लगता है ना, जैसे कि तुम्हारा कल को दोस्त चश्मा लगा करके आया तो तुम बोलोगे कि अला चश्मा लग गया, वो बोलेगा हाँ। तो तुम पूछोगे कि अरे कितने पावर का चश्मा लगा है, तो वो अपन समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, और फिर एक लास्ट टॉपिक होगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जहाँ पर हम लेंसेज को कंबाइन करके उनकी पावर निकालने की कोशिश करेंगे। तो बेटा कुल मिलाकर के ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में जो है हमें पढ़ने होंगे। टॉपिक्स देखने के बाद तुमको लग रहा होगा कि मैं बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है। ऑफ कोर्स बड़ा तो है, झूठ क्यों बोलना। मैं अगर झूठ बोल दूँ कि नहीं नहीं बेटा बहुत छोटा चैप्टर है, तो फिर जब चैप्टर पढ़ने पर आएंगे ना
तो तुम बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था चैप्टर छोटा है, इसकी तो जो है ना 20 DPPs बन चुकी हैं और चैप्टर अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं होता बेटा, चैप्टर तो देखो बड़ा है, लेकिन चैप्टर ईजी है और स्कोरिंग भी है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं ना, जहां न्यूमेरिकल्स आए वहां समझ लो कि चैप्टर बन गया क्या, स्कोरिंग। और क्योंकि इसमें थ्योरी भी है चैप्टर में, न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो टाइम तो लेगा। ठीक है, पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि मेरा ये नहीं है कि मैं फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। मतलब सिलेबस तो टाइमली कंप्लीट होना ही चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या मतलब इस तरह से पढ़ाई करने का। तो कहते हैं ना गुड थिंग्स टेक टाइम, तो चैप्टर बेहतर तरीके से तुम तक डिलीवर करने के लिए आई नीड टाइम, और तुम्हारे दिमाग तक वो चैप्टर फिक्स हो जाए उसके लिए भी टाइम चाहिए रहेगा। ठीक है, तो इतना समझ लेना कि टाइम तो बेटा इस चैप्टर को कवर करने में लगेगा। अब और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम आ जाते हैं कहाँ, अपने चैप्टर के पहले टॉपिक के ऊपर कि व्हाट इज लाइट। क्या लाइट है भाई? ऊपर से हमने क्या देखा था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं। उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं? लाइट बोल देते हैं। बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, तुमने अपने मम्मी पापा से या ग्रैंड पेरेंट्स से ये बोलते हुए कभी ना कभी आपस में सपोज वो बात कर रहे हैं, तो तुमने उनको सुना होगा कि अरे यार ये दुनिया तो बहुत ही दोगली है। बेटा दुनिया और दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं वो तो दोगले होते ही हैं। फिजिक्स में ये जो लाइट तुम पढ़ते हो ना, ये खुद दोगली है। दोगली का मतलब क्या होता है? इसके दो चेहरे हैं या इसके दो नेचर हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने जो है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार से बात करूं कि बेटा तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने होशियार हो, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, और पीछे से जा करके मैं तुम्हारी माँ से चुगली कर दूं कि तुम्हारा लड़का जो है बिल्कुल ही एक नंबर का निकम्मा है, निठल्ला है, उसको कुछ नहीं आता, उसकी पिटाई लगाऊं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ मेरा दोगलापन, कि मेरे दो नेचर हुए, कि मैं तुम्हारे सामने कुछ और हूं और तुम्हारी मम्मा के सामने, तुम्हारे पीठ पीछे मैं कुछ और हूं। तो इसको अपन बोलते हैं डुअल नेचर। मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है, मैं खुद पिटाई लगा दूंगी लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को कभी तुम्हारे लिए परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया है बेटा, डोंट टेक इट सीरियसली। तो ये हुआ दोगलापन, दो नेचर। ठीक है, वैसे ही लाइट का भी बेटा आप बोल सकते हो कि उसके दो नेचर होते हैं, और इसीलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? लाइट का डुअल नेचर कहते हैं। डुअल का मतलब ही क्या होता है? टू। ठीक है, तो लाइट का, अपन वापस कहाँ से आ गए? हाँ, लाइट बेटा शो करती है डुअल नेचर। अब डुअल नेचर का मतलब समझ में आ गया ना, कि दो नेचर शो करती है। एक नेचर होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। तुमने वो एक बात सुनी होगी, अक्सर लोग जब लोगों को मोटिवेट करते हैं तो ये एग्जांपल देते हैं कि सपोज मेरे पास एक ग्लास है। ठीक है, ग्लास है, उस ग्लास को मैंने आधा जो है पानी से भर दिया है। ग्लास को मैंने आधा पानी से भर दिया है। ठीक है, अब मैंने फिर ये ग्लास जाकर के 100 लोगों को दिखाया। 100 लोगों में से 50 लोग बोलते हैं कि अरे ग्लास जो है वो आधा खाली है, ग्लास आधा खाली है। और जो रिमेनिंग 50 लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ग्लास जो है आधा पानी से भरा हुआ है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं तुमको लाइट का डुअल नेचर बेटा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि जिस तरीके से अपन एक पानी से आधे भरे हुए ग्लास को दुनिया के सामने लेकर के जाते हैं, 100 लोगों के सामने लेकर के जाते हैं, तो 100 लोगों में से 50 लोग बोलते हैं कि अरे ये तो आधा खाली है, और बाकी 50 लोग बोलते हैं कि अरे ये तो आधा भरा हुआ है। इसका मतलब ये है बेटा कि वो जो 50 लोग बोल रहे हैं ना कि ग्लास आधा खाली है, वो गलत नहीं है, क्योंकि वाकई में आधे ग्लास में पानी है और आधे ग्लास में कुछ नहीं है। और जो दूसरे 50 लोग बोल रहे हैं कि नहीं ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है, तो वो भी सही बोल रही हूँ कि वाकई में ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है। इसका मतलब वो जो 100 लोग हैं ना, जो दो टीम्स में डिवाइड हो गए कि 50 लोग बोलते हैं कि नहीं आधा खाली है, 50 लोग बोलते हैं कि नहीं आधा भरा है। बेटा ये सारे लोग सही हैं, बस इनका अपना अपना परसेप्शन है इस ग्लास को लेकर के। जिनको लग रहा है ये आधा खाली है वो भी सही है, और जिनको लग रहा है कि ये आधा भरा हुआ है वो भी सही है, बस अपना अपना परसेप्शन है। लाइट के केस में भी ऐसा ही होता है कि कुछ लोगों को इसका पार्टिकल नेचर समझ में आता है, कुछ लोगों को इसका वेव नेचर समझ में आता है। तो लाइट जिसको जैसी दिखती है वो उसको क्या बोलते हैं, वैसा का वैसा जो है समझ जाता है, और उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज जो है ना उसकी समझा देता है। शुरुआत हुई थी 1600s से,
कब से बेटा? 1600 से। एग्जैक्टली ईयर तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। न्यूटन साहब आए थे। देखो सर, न्यूटन जो है कहने को बहुत महान थे, लेकिन उनको हर चीज में अपनी टांग अड़ाने की एक आदत थी। तो उन्होंने ही क्या बोलते हैं, लाइट का जो पार्टिकल नेचर है बेटा, उसकी शुरुआत सर न्यूटन से ही हुई 1600s में। सर न्यूटन ने सबसे पहले आकर के बोला था कि देवियों और सज्जनों, लाइट जो है ना वो एटम लाइक पार्टिकल्स की बनी होती है, और उन पार्टिकल्स को सर ने नाम दिया था कॉर्पसल्स का, और एक थ्योरी उसके ऊपर उन्होंने निकाल दी थी जिसका नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। आई बात समझ में? तो 1600s की ये बात है, सर न्यूटन ने कहानी शुरू करी थी। उन्होंने कहा था कि भाई लाइट बनी होती है छोटे छोटे एटम लाइक पार्टिकल्स के साथ, और उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कॉर्पसल्स, और थ्योरी क्या बन गई उसके ऊपर? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब बेटा न्यूटन सर के आगे कोई बोल सकता है क्या? न्यूटन सर ने जब ये बात बोली कि लाइट बनी हुई है पार्टिकल्स की, तो सब लोगों ने हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करके बोला कि भगवान जी, गुरु जी, आप जो बोले हम आपकी बात को मान लेते। और लगातार आप समझ लो कि 100 सालों तक न्यूटन की इसी बात को लोग सच मानते रहे, और यही मानते रहे कि भाई लाइट क्या है? लाइट बनी हुई है पार्टिकल्स से, जिनको अपन क्या बोलते हैं? कॉर्पसल्स बोलते हैं। करीबन 100 सालों तक जो ना इस बात को माना गया। फिर इसके बाद में कोई और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि अरे पगलों, लाइट कोई पार्टिकल वार्टिकल की नहीं बनी होती है, लाइट तो क्या है? एक वेव है। ये वेव वर्ड तुम लोगों ने क्लास 9th में भी सुना होगा, तुम चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिक्स में, साउंड, है ना? साउंड चैप्टर में तुमने ये वेव वर्ड सुना होगा। भाई साउंड क्या है? साउंड भी तो एक आप बोल सकते हो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो वेव्स के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, ट्रैवल करती है कि नहीं? दिल पर हाथ रख करके बोलो कि हाँ मैम, ये हमने पढ़ा है 9वीं कक्षा में, कि साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रैवल कैसे करती है, प्रोपोगेट कैसे करती है साउंड वेव्स के फॉर्म में। बेटा एक साउंड वेव ट्रैवल खुद कैसे करेगी, प्रोपोगेट कैसे करेगी? तो ये आपने पढ़ा होगा 9th में कि मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते हैं। मतलब कि मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, जिसके थ्रू साउंड वेव प्रोपोगेट करती है, ट्रैवल करती है, यहाँ से यहाँ पहुँचती है कि नहीं? ठीक उसी तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने बोला, कौन से साइंटिस्ट थे वो मत समझो तुम, मतलब वो याद करने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि जिस तरीके से साउंड एक वेव है, ठीक लाइट भी क्या है? एक वेव है। इनफैक्ट लाइट तो एक ऐसी वेव है जिसको कि प्रोपोगेट करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए मीडियम के पार्टिकल्स भी नहीं चाहिए होते हैं। तो अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या बात हुई? भाई पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि साउंड एक मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो वेव्स के फॉर्म में क्या करती है? ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट करती है। साउंड वेव खुद कैसे ट्रैवल करेगी, कैसे प्रोपोगेट करेगी, कैसे वो आगे बढ़ेगी? तो मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो इन वाइब्रेशन से क्या होता है? डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, मतलब कि साउंड वेव आगे बढ़ती है, प्रोपोगेट करती है। लाइट के लिए आप बोल रहे हो कि लाइट भी क्या है? एक वेव है, और उसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम के पार्टिकल्स भी नहीं चाहिए। तो फिर लाइट जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में जो है ना वो आगे कैसे बढ़ेगी, ट्रैवल कैसे करेगी? अगर मीडियम के पार्टिकल्स नहीं चाहिए हैं तो फिर लाइट वेव के फॉर्म में कैसे आगे बढ़ेगी? तो फिर उसका आंसर ये मिला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये आपको पता चलेगा कब? जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना? जब अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आप ये समझ लो कि एक चार्ज के कारण पैदा होती है, जिसका आप डिटेल में पढ़ोगे 11th कक्षा में जाकर के। अभी के लिए बस इतना समझ लो बेटा कि लाइट को एज सच मीडियम के पार्टिकल्स नहीं चाहिए होते हैं प्रोपोगेट करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए। तो लाइट आगे बढ़ेगी कैसे? वेव के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है, तो आप ये समझ लो कि वाइब्रेटिंग या वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के मिलाने से क्या होता है? लाइट ट्रैवल कर जाती है, आगे बढ़ जाती है, प्रोपोगेट कर जाती है। तो एज सच मीडियम के पार्टिकल्स नहीं चाहिए होते हैं लाइट को ट्रैवल करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर जाएगी। तो वाइब्रेशन जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स के, उनके कॉम्बिनेशन से क्या होता है? लाइट आगे बढ़ जाती है, वो ट्रैवल कर लेती है, वो प्रोपोगेट कर जाती है।
समझे? ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अरे तुम हिल क्यों गए भैया? हाँ ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, दोनों में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, बस लाइट जो है वो प्रोपोगेट कर जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, निकल जाएगी। और इसीलिए क्योंकि लाइट के प्रोपोगेशन के लिए आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है ना? तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, ये क्या है, एक लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रो और ये मैग्नेटिक वर्ड कहाँ से आए बेटे, तुमको समझ में आ रहा है ना कि इसके प्रोपोगेशन के लिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इसीलिए लाइट को अपन वेव तो बोलते ही हैं कुछ साइंटिस्ट, और वो साथ में क्या बोल देते हैं कि भैया ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको कि अपनी आंखें देख सकती हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आपने क्या बोला, एक मिनट, कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको कि अपनी आंखें देख सकती हैं। तो मैम इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसी भी होती हैं जिनको कि अपनी आंखें नहीं देख पाती हैं। ऑफ कोर्स, सनस्क्रीन लगाने को क्यों बोलते हैं, क्योंकि सनलाइट तो अपने ऊपर आती ही है। सनलाइट में क्या होती है बेटा, यूवी रेडिएशंस होते हैं। दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस, वो भी क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब वो भी दिखते तो नहीं है इंफ्रारेड रेडिएशंस। यूवी रेडिएशंस वो भी दिखते नहीं। तो ये सब क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही हैं जो दिखते नहीं है पर होते जरूर है। लाइट तो एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटा रेडिएशन है जो दिख जाता है आंखों से। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसे भी होते हैं जो होते हैं पर दिखते नहीं है, और ये सब मिलाकर के क्या बना लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बेटा बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं। उनमें से ये जो लाइट है ये क्या है, ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो अपन देख पाते हैं, और जो नहीं देख पाते हैं उनकी बात अलग है। बस इतना समझ लो कि हाँ, एक बड़ा सा स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, जिसमें बहुत सारी रेडिएशंस आती हैं, और उसमें से एक क्या है, लाइट भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको कि अपन देख पाते हैं। ठीक है, तो अपन कहाँ थे, अपन यहाँ थे कि 1600 में सर न्यूटन ने कहा था कि अरे बुद्धू, लाइट जो है वो पार्टिकल्स की बनी हुई है, कॉर्पसल्स की बनी हुई है। फिर जो है ना कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, न्यूटन साहब जब तक कि ये वेव नेचर आता बेटा लाइट का, तब तक न्यूटन साहब जो है अपनी सारी थ्योरीज लिख करके निकल लिए, मतलब उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, लाइट तो क्या है, एक वेव है, लाइट एक वेव नेचर शो करती है। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ऐसा कुछ साइंटिस्ट लोगों ने आकर के बोला कि लाइट भैया वेव नेचर शो करती है, ये पार्टिकल नेचर कुछ नहीं होता। और इस वेव नेचर की बेसिस पर क्या हुआ बेटा, उन साइंटिस्ट लोगों ने लाइट की बहुत सारे जो फिनोमेना है वो एक्सप्लेन कर डाले। ठीक है, फिर उसके बाद में 1900 में आइंस्टीन आए। 1900 में बेटा आइंस्टीन आए, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उन्होंने बोला कि नहीं, लाइट जो होती है ना वो एकदम छोटे छोटे एनर्जी के पॉकेट्स से बनी होती है जिनको अपन बोलते हैं फोटॉन्स। क्या हुआ, 1600 में सर न्यूटन ने आकर के बोला था कि नहीं, लाइट बनी हुई है पार्टिकल से। फिर उसके 100-150 साल बाद जो है ना साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि नहीं भैया, लाइट का कोई पार्टिकल नेचर नहीं होता, लाइट का तो वेव नेचर होता है, क्योंकि लाइट क्या है, एक वेव है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर 1900 में आकर के आइंस्टीन ने बोला कि अरे नहीं भैया, ये वेव नेचर कुछ नहीं होता लाइट का। लाइट मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है, आइंस्टीन सर ने बोला कि मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म करा है, और उससे मुझे ये पता चला है कि लाइट बनी हुई है छोटे छोटे एनर्जी के पॉकेट्स के मदद से, और उन छोटे छोटे एनर्जी के पॉकेट्स को अपन क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फोटॉन्स बोलते हैं। उन स्मॉल एनर्जी के पॉकेट्स को हम बोलते हैं फोटॉन्स, और
उसी की लाइट बनी होती है। मतलब कि ये समझ लो कि अभी मेरे ऊपर यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है, एक बेटा ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो जैसे मैं बटन ऑन करूंगी, स्विच ऑन करूंगी, ट्यूबलाइट से जो लाइट है वो मेरे ऊपर आकर के गिरेगी। इसका मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मेरे ऊपर ढेर सारे फोटॉन्स आके गिरने लग जाएंगे, क्योंकि लाइट किससे बनी हुई है, फोटॉन्स की। व्हाट आर फोटॉन्स? ये छोटे छोटे एनर्जी के पॉकेट्स होते हैं, और एक फोटॉन में कितनी एनर्जी होती है वो भी फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आइंस्टीन ने बोला कि भैया लाइट बनी हुई है फोटॉन्स की, कि अगर मान लो कि यहाँ से लाइट मेरे ऊपर आकर के गिर रही है, इसका मतलब क्या, बहुत सारे फोटॉन्स मेरे ऊपर आकर के गिर रहे हैं। ओके, तो फिर लोगों ने बोला कि अरे यार ये बात तो हमने कहीं सुनी है, करीब 200 300 250 साल पहले हमने ये बात सुनी थी। किसके मुंह से? सर न्यूटन के मुंह से, कि सर न्यूटन ने भी यही कहा था कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल नेचर शो करती है। और आइंस्टीन ने भी बोला कि हाँ वो भी सही थे और मैं भी सही हूं, मतलब कि लाइट का पार्टिकल नेचर ही होता है। लेकिन फिर वो वाले साइंटिस्ट जो लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करते थे वो बोलते हैं कि अच्छा हम क्या पागल हैं क्या, हमने भी तो सही बोला था। क्योंकि बहुत सारी लाइट की बेटा प्रॉपर्टीज वेव नेचर को, जब हम लाइट के मतलब जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि लाइट का वेव नेचर होता है, तो उसके थ्रू हम लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि भैया हमने तो वेव नेचर को ही सही मान करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज को जो ना एक्सप्लेन कर दिया, तो हम कैसे गलत हो सकते हैं। तो जो आइंस्टीन थे उन्होंने बोला, और जो आइंस्टीन को जो साइंटिस्ट सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों ने बोला कि यार लाइट की ऐसी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एक्सप्लेन हो सकती हैं लाइट के पार्टिकल नेचर के थ्रू। तो घोर समस्या थी, और उस समस्या का समाधान बस यही निकाला गया कि भैया देखो वैसा है, जिसकी जैसी सोच, जिसका जैसा लाइट को लेकर के परसेप्शन, जिसको लाइट का पार्टिकल नेचर समझ में आता है वो समझ लो कि भैया लाइट फोटॉन्स की बनी हुई है। जिसको लाइट का वेव नेचर समझ में आता है वो ये समझ जाए कि लाइट क्या है, एक वेव है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसकी जैसी सोच। इसलिए बोलते हैं कि लाइट क्या करती है, डुअल नेचर एग्जिबिट करती है। इसका डुअल नेचर होता है, दो नेचर होते हैं इसके, पार्टिकल एंड वेव। अब आप बोलोगे कि मैम हमें कौन सा पढ़ना है, तो बेटा अपन को इस चैप्टर में तो एटलीस्ट पार्टिकल नेचर ही पढ़ना है। वेव नेचर जो अगला चैप्टर होगा, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें थोड़ा बहुत अपन पढ़ेंगे, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वगैरह की बात करेंगे। तो थोड़ी बहुत बात अपन बेटा वेव नेचर की करेंगे, कहाँ, लाइट के नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन हाँ एटलीस्ट इस चैप्टर में तो हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पार्टिकल नेचर की, ठीक है, हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर की। हम तो यही मान के चलते हैं कि भैया लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करती है, खत्म बात। ओके चलो, सो डुअल नेचर, light acts like a stream of particles which are called photons. It is an electromagnetic radiation which acts like a wave in a frequency range that the human eye can perceive. Okay, अब कुछ और बातें कर लेते हैं बेटा। लाइट का डुअल नेचर समझ में आ गया ना, लाइट क्या चीज़ है वो आपको समझ में आ गया। अब लाइट के कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आ जाओ अपन वो भी लगे हाथ देख ही लेते हैं। लाइट ट्रैवल्स along a straight line in a medium और वैक्यूम। देखो बेटा लाइट की ना टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। मतलब अगर आप ये सोचोगे कि लाइट कभी जिगजैग जाएगी या कभी ऐसे ऐसे जाएगी, तो नहीं। साइंटिस्ट बोलते हैं कि भैया लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रैवल करती है, चाहे वो एयर हो चाहे वो वैक्यूम हो। बेटा वैक्यूम का मतलब क्या है, एक एब्सोल्युटली एम्प्टी स्पेस जो होती है, एकदम खाली जगह, मतलब इतनी खाली कि वहाँ पर कोई गैस मॉलिक्यूल भी ना हो, वहाँ पर कोई एयर भी ना हो, वहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल भी ना हो, वहाँ पर कोई वाटर वेपर भी ना हो, कुछ भी ना हो, एक एब्सोल्युटली एम्प्टी स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। तो चाहे वो एयर हो चाहे वो वैक्यूम हो, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब ही क्या है बेटा, कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, चाहे वो एयर हो चाहे वो वैक्यूम हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। द पाथ ऑफ लाइट चेंजेस ओनली व्हेन द मीडियम चेंजेस। मतलब कि मान लो कि बेटा अभी मैं बोल रही हूँ कि लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, लाइट जो है ना एयर में ट्रैवल कर रही है। तो जब लाइट एयर में ट्रैवल करेगी, मतलब कि जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल करेगी, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। और जहां लाइट का मीडियम चेंज हुआ तो फिर तो बेटा वो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मतलब कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती है ना,
तो लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है अपने ओरिजिनल पोजीशन से, जिसको अपन लाइट का रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा, लाइट अगर हम बोल रहे हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा करके उसकी थोड़ी सी बेंडिंग हो जाती है बेटा, तो उसका अपना भी एक अलग रीजन होता है। मतलब लाइट को तुम ये समझ लो, उसको कोई शौक नहीं होता है अपने पाथ से डेविएट होने का, उसकी मजबूरी हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होने की जब वो एक से दूसरे मीडियम में जाती है तो। अदरवाइज तो अगर लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो तो बेटा सिर्फ क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, मतलब कि वो रेक्टिलिनियर मोशन या प्रोपोगेशन परफॉर्म करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, लाइट ट्रैवल्स विद अ स्पीड नियरली इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम या एयर। देखो ऐसा है बेटा, अगर तुम गाड़ी लेकर के निकल जाओ कहाँ, हाईवे पर। हाईवे पर क्या होता है, बिल्कुल खाली सड़क होती है, लंबी लंबी, है ना कोई गड्ढा, ना कोई इंसान, ना कोई परिंदा, ना कोई गाड़ी, है ना। तो तुम ऐसी खाली सड़क पर हाईवे पर क्या करोगे, धूम मचाले होते करते हुए, मतलब हाई स्पीड में से तुम क्या करोगे, अपनी गाड़ी भगाओगे। तो लाइट भी यही बोलती है कि भैया, लाइट बोलती है कि जब मैं वैक्यूम में ट्रैवल करूंगी, वैक्यूम मतलब कि अभी समझाया था एब्सोल्युटली एम्प्टी स्पेस, तो लाइट बोलती है कि जब मैं वैक्यूम में ट्रैवल करूंगी ना, तो मैं फुल स्पीड के साथ ट्रैवल करूंगी। और लाइट की फुल स्पीड कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ होती है, वैक्यूम में, जो कि एक एब्सोल्युटली एम्प्टी स्पेस है। तो वहां पर लाइट अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ ट्रैवल करेगी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू तुम्हें याद करनी होगी, क्योंकि सवाल में दिया नहीं जाएगा, तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुमको लाइट की स्पीड पता होगी वैक्यूम में। ठीक है, अब वैक्यूम से आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा ट्रैफिक वाला रीजन क्या होता है, एयर। भाई एयर आपको पता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कई तरह के गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर में, है ना, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। तो अगर हम वैक्यूम से कंपेयर करेंगे तो एयर मीडियम में आकर के लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। वैक्यूम में तो लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, इतनी होती है। लेकिन लाइट जब एयर में आएगी तो जाहिर सी बात है उसको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, है ना, गैस मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, वाटर वेपर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आकर के, मतलब एयर में आकर के लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, ज़्यादा कम नहीं होती लेकिन थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस अपन यही मान के चलते हैं कि लाइट की जो स्पीड है एयर और वैक्यूम में वो सेम ही रहती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं मानती हूँ कि सच्चाई यही है कि एयर में लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से, बट वो बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस होता है बेटा। तो उस डिफरेंस को फॉर कैलकुलेशन पर्पस अपन जो है ना थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं उतनी है, सेम है। ठीक है, अब देखो, जब अपन मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं लाइट की, कि मैक्सिमम स्पीड आपको लाइट की कहाँ देखने को मिलेगी, वैक्यूम में, और आप बोल सकते हो एयर में। इसके अलावा लाइट अब किसी भी दूसरे मीडियम में क्यों ना चली जाए, चाहे वो पानी में चली जाए, चाहे वो डायमंड में चली जाए, चाहे वो ऑयल में चली जाए, चाहे वो ग्लास में चली जाए, लाइट की स्पीड कम ही होगी। भाई अगर आप हाईवे पे खाली सड़क पर गाड़ी लेकर के निकल रहे हो तो वहां पर आपकी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड होगी। फिर अगर आप एक दूसरी गली में जा रहे हो जहां पर ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक तो है लेकिन कम है, तो वहां पर आपकी गाड़ी की स्पीड कम ही होगी ना, बढ़ तो नहीं जाएगी कि कोई बात नहीं। ट्रैफिक कम हुआ तो क्या हुआ, हम तो मैक्सिमम जो है ना स्पीड में गाड़ी बढ़ाएंगे, ऐसा हुआ क्या, नहीं। अगर आप और ट्रैफिक वाले मीडियम में आओगे, रोड पर आओगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड और कम हो जाएगी। हम जब खुद ही बोल रहे हैं कि लाइट की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, इतनी होती है, और वो कहाँ पाई जाती है, वैक्यूम में या फिर एयर में। इसका मतलब ये है साफ साफ कि अब लाइट वैक्यूम या एयर को छोड़ करके दूसरे तीसरे किसी भी मीडियम में जाएगी, वहां पर लाइट की स्पीड कम ही होगी। दूसरा मीडियम क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ऑयल हो सकता है। वैक्यूम या एयर को छोड़ करके लाइट किसी भी तीसरे चौथे मीडियम में जाएगी बेटा, उसकी मैक्सिमम स्पीड कम ही हो जाएगी, इतना आपको ध्यान रखना होगा। देन अकॉर्डिंग टू करंट थ्योरीज, no material particle can travel at a speed greater than the speed of light.
द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम थ्रू विच दे पास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइट की स्पीड डिपेंड करेगी कि वो कौन से मीडियम से निकल रही है। ये देखो, या मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप एक पेंसिल को पानी में डाल दोगे ना कुछ इस तरीके से, तो आपको पेंसिल बाहर से टूटी दिखेगी। टूटी नहीं है, ये साबित है। आप इसको बाहर निकालोगे तो वो आपको बिल्कुल इंटैक्ट दिखेगी, लेकिन अभी इसको देखकर कैसा लगेगा पानी में जब ये डूबी रहेगी कि ये टूटी है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। Light shows different behavior such as reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, etc. इतने सारे behavior से हमें मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ इस चैप्टर में 10वीं में reflection और refraction ही पढ़ना है, जो पढ़ लेंगे आगे। अब इसके बाद में ray of light क्या होती है बेटा? ray of light जब बहुत सारे photons एक ही लाइन में अरेंज होते हैं, है ना भाई। हम तो क्या मान के चल रहे हैं, लाइट का पार्टिकल नेचर। और लाइट के पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है कि लाइट बनी हुई है छोटे छोटे एनर्जी के पॉकेट्स से, जिनको अपन बोलते हैं फोटॉन्स। तो लाइट बनी हुई है फोटॉन्स से, अपन को तो यही समझ करके चलना है। तो रे ऑफ लाइट का मतलब क्या है? लाइट की एक रे को आप कैसे डिफाइन करोगे कि जब बहुत सारे फोटॉन्स एक ही लाइन में अरेंज हो जाएं, जैसे कि मान लो ये क्या है, फोटॉन्स हैं। तो जब ये फोटॉन्स, ढेर सारे फोटॉन्स एक ही लाइन में अरेंज हो जाएं, है ना। देखो ना, यहाँ पर फोटॉन्स की एक सिंगल लाइन बन गई है। तो फोटॉन्स की इस सिंगल लाइन को ही हम क्या बोल देंगे बेटा? रे बोल देंगे, रे, RAY, रे। जब फोटॉन्स सेवरल फोटॉन्स एक ही लाइन में अरेंज हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लाइट की रे बोलेंगे, जिसको कि अपन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो कहाँ लगाएंगे? जहां पर लाइट जा रही होगी ना, उस डायरेक्शन। जैसे कि लाइट रे यहाँ जा रही है तो एरो कहाँ लगाएंगे? राइट डायरेक्शन में। अगर वो वहां जा रही होती तो एरो कहाँ लगाते? लेफ्ट साइड में। ठीक है, चलो। द लाइट ट्रैवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड एरो लाइक दिस। ठीक है। अब बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? जब कई सारे फोटॉन्स कई सारी लाइंस में अरेंज हो जाएं तो उन लाइंस के बंडल को अपन क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। जब फोटॉन्स एक लाइन में अरेंज्ड होते हैं तो उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? रे। ऐसे ही बहुत सारी रेज बन जाएं, ऐसी ही बहुत सारी रेज बन जाएं लाइक दिस, तो इन रेस के बंडल्स को अपन क्या बोलेंगे बेटा? इन सारी रेस के बंडल को अपन बोलेंगे, कलेक्शन को अपन बोलेंगे बीम। जैसे कि देखो, टॉर्च की ये बीम निकल रही है, ये देखो, ये एक रे तुमको दिख रही होगी जाते हुए, ऐसी ही बहुत सारी रेज आ जाएं, ऐसी ही बहुत सारी रेज आ जाएं, तो इन सारी रेस का जो बंडल बनेगा, जो कलेक्शन बनेगा, उसको अपन बीम बोलेंगे। एक रे का मतलब समझ में आया कि फोटॉन्स एक सिंगल लाइन में अरेंज्ड हैं, और जब सारे के सारे फोटॉन्स, मतलब बहुत सारे फोटॉन्स कई सारी लाइंस में अरेंज हो जाए बेटा, तो उन सारी लाइंस को अपन क्या बोलेंगे? रेज बोलेंगे, लाइट रेज बोलेंगे, और उनके बंडल को अपन क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। अब ग्रुप ऑफ लाइट रेज गिवन आउट फ्रॉम अ सोर्स इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। अब देखो, बीम ऑफ लाइट बेटा पैरेलल भी हो सकती है, जैसे कि हमारी गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, ठीक है, उन हेडलाइट से जो लाइट की बीम निकलती है वो पैरेलल होती है। इसीलिए जब अपन किसी अंधेरी जगह पर, रोड पर जब गाड़ी चलाते हैं अपन, तो जब अपन अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हैं तो सिर्फ गाड़ी के आगे की जो रोड होती है बेटा, सिर्फ गाड़ी के आगे की जो रोड होती है, सिर्फ वहां पर रोशनी गिरती है। ये नहीं कि आजू बाजू खेत हैं और खलियान है और पेड़ हैं, उनके ऊपर भी रोशनी जा रही है, नहीं, क्योंकि गाड़ियों की हेडलाइट से जो लाइट की बीम निकलती है वो पैरेलल होती है। तो इससे क्या होता है? सिर्फ गाड़ी के आगे का जो रास्ता है उसके ऊपर रोशनी पड़ती है, आजू बाजू रोशनी नहीं गिरती है गाड़ी के। डाइवर्जिंग बीम भी होती है, जैसे कि जो अपने स्ट्रीट लैंप्स होते हैं ना, जैसे कि मान लो ये स्ट्रीट है और यहाँ पर लैंप लगा हुआ है, तो लैंप से बेटा जो रोशनी गिरती है, जो लाइट बीम निकलती है, वो एक्चुअली डाइवर्जिंग टाइप की होती है। देखो, रोड पर या स्ट्रीट पर लैंप लगाने का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या मतलब होता है? ताकि रोड के मैक्सिमम एरिया पर लाइट गिरे,
ताकि रोड पर रोशनी रहे तो एक्सीडेंट वगैरह ना हो, है ना। जब अगर रोड पर या सड़क पर जो है ना लाइट नहीं लगी होती बेटा तो एक्सीडेंट के चांसेस जो ना रात के टाइम पर बढ़ जाते हैं। तो पर्पस ये होता है कि भैया रोड पर रोशनी रहे, जितने ज़्यादा एरिया में रोशनी रहेगी रोड के उतना बढ़िया रहेगा। तो इसीलिए जो स्ट्रीट लैंप्स लगाए जाते हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती हैं बेटा, उनसे जो लाइट की बीम निकलती है वो कैसी निकलती है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? फैला हुआ। तो रोशनी रोड के मैक्सिमम एरिया पर गिरने की कोशिश करेगी, ठीक है। कन्वर्जिंग बीम भी होती हैं कि सारी की सारी लाइट रेज जो होती है ना वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज होने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो बीम का मतलब समझ में आ गया, लाइट रे का मतलब समझ में आ गया, ओके। अब बेटा सोर्स की बात करते हैं। व्हाट इज सोर्स? अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। लाइट का सोर्स मतलब क्या? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे कि हमें लाइट मिल रही है। मतलब ये तो बहुत ही बच्चे वाली बात होगी बेटा। लाइट का सोर्स मतलब क्या? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे कि हमें लाइट मिल रही है, जो लाइट फेंक रहा है, जो लाइट थ्रो कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? लाइट का सोर्स बोलेंगे। अब दो तरह के होते हैं बेटा सोर्स। एक होते हैं सेल्फ ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब क्या है? जिनके पास खुद की रोशनी होती है देने के लिए। भाई सोर्स का मतलब क्या है? लाइट के सोर्स का मतलब क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी रोशनी फेंके, उसको अपन बोलेंगे सोर्स। दो तरह के होते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब क्या है? एक ऐसा सोर्स जिसके पास उसकी खुद की रोशनी हो फैलाने के लिए, फेंकने के लिए या देने के लिए। जैसे कि सन किसी से उधार नहीं लेता है सनलाइट हम तक पहुंचाने के लिए। सन बेटा उसके अंदर खुद ही क्या होती रहती हैं? ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, जिसके कारण सन के पास उसकी खुद की क्या होती है? लाइट होती है, जो सनलाइट के फॉर्म में हम तक पहुंचती है। तो सन क्या है? एक सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। वो हमें लाइट देता है और वो लाइट उसकी खुद की होती है, कहीं से उधार लेकर के नहीं आता है। सिमिलरली कैंडल की फ्लेम, माचिस की जो वो तिली अपन जलाते हैं वो वाली फ्लेम, कैंडल की फ्लेम क्या है बेटा? वो भी तो लाइट का एक सोर्स है ना। और कैंडल की जो फ्लेम होती है वो कहीं और से तो नहीं, जैसे कि अंधेरा, लाइट चली गई रात में तो मम्मी क्या करती हैं? जाकर के कैंडल जला देती हैं। तो जब कैंडल जलाती हैं, जब फ्लेम निकलती है कैंडल से, तो उस फ्लेम से क्या होता है? रोशनी आती है कि नहीं आती है? कैंडल लाइट डिनर अपन करते हैं, है ना। तो वो जो फ्लेम है बेटा, चाहे कैंडल की हो चाहे वो मैचस्टिक की हो, वो भी क्या है? लाइट का एक सोर्स ही तो है, और वो सेल्फ ल्यूमिनस है। कैंडल की फ्लेम कहीं से उधार लेकर के रोशनी नहीं आती तुम्हें देने के लिए, उसकी खुद की रोशनी होती है। फायरफ्लाई, जुगनू होते हैं ना, जुगनू रात में उड़ते हैं, लाइट फेंकते हैं, उनकी खुद की एनर्जी होती है। जुगनू हाथी से जो है ना लाइट उधार लेकर के नहीं आएगा कि भाई तू तो इतना बड़ा है, तू रहने दे, तू कहाँ उड़ेगा, मैं उड़ता हूँ और मैं लाइट जो है ना बिखेरता हूँ। नहीं, उसकी खुद की रोशनी होती है जो वो फेंकता है। लकड़ी में आग लग जाती है ना, वुड फायर, वो उसका खुद का जो है ना बेटा वो है, क्या बोलते हैं, लाइट है। लाइटनिंग, लैम्प, है ना। तो ये सब आप समझ लो क्या बोलते हैं, ये सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज हैं, है ना। स्टार, ये सब, सन, ओके। सो सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स इज दैट विच पोजेसेस लाइट ऑफ इट्स ओन, खुद की उसकी रोशनी होती है। फॉर एग्जाम्पल द सन, स्टार, इलेक्ट्रिक लैम्प्स, कैंडल्स एक्सेट्रा, ये सभी क्या है बेटा? सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज है ना। बल्ब वगैरह ये सब क्या होते हैं? सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज हैं। देन नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? जिनकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती लेकिन फिर भी रोशनी देने का क्रेडिट ले जाते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ल्यूमिनस का मतलब तो समझ में आ गया सेल्फ ल्यूमिनस का, लेकिन ये नॉन ल्यूमिनस का क्या मतलब है? कि कहने को तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो रोशनी उससे आ रही है हम तक, लेकिन वो रोशनी उसकी खुद की नहीं है। एग्जैक्टली जैसे कि मून, जब फुल मून नाइट होती है, मतलब कि जब पूर्णिमा होती है ना, पूर्णिमा, फुल मून नाइट, तो सड़क पर बाहर निकलो वॉक करने के लिए, कितनी सुंदर जो है मून लाइट आती है। तुमको क्या लगता है वो जो मून की लाइट आकर के गिर रही है हमारे ऊपर, वो जो मून लाइट आकर के गिर रही है हमारे ऊपर, वो उसकी खुद की लाइट है क्या? नहीं, वो लाइट उसकी खुद की नहीं है बेटा। मून क्या करता है? चंदा मामा पता है क्या करते हैं? मामा जी जो है ना
सनलाइट अपने पास लेते हैं, मतलब सन से उधार लेकर के आते हैं उसकी लाइट को और अपना बना करके हम तक छोड़ देते हैं, तो हमको लगता है कि वाह क्या मूनलाइट है। वो बेटा मूनलाइट जो हम तक आती है वो मून की नहीं होती है, वो उसने उधार ली होती है सन से। तो मान लो ये सन है, इसकी लाइट पहुंची मतलब सनलाइट पहुंची मून के पास और मून ने क्या करा, उस लाइट को भेज दिया हमारे पास। ये हम खड़े हैं, तो हम तक क्या आ गई, हम तक आ गई मूनलाइट, हमारे पास क्या आ गई बेटा, मून की रोशनी आ गई। तो हमें लगा वाह क्या रोशनी है मून की। अरे वो रोशनी उसकी खुद की नहीं होती है, वो उसने ली होती है सन से। तो एक्चुअली सन की सनलाइट पहुंचती है मून के पास, जो मून रिफ्लेक्ट कर देता है हमारी तरफ। तो हमें लगता है कि देखो मूनलाइट आ रही है। तो बेटा ये खुद क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, इसकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है, ये सन से लेता है हम तक पहुंचाने के लिए अपनी लाइट को। A non-luminous source is that which does not possess light of its own. It receives light from an external source. उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, वो एक एक्सटर्नल सोर्स से क्या करता है, आप बोल सकते हो कि लाइट को रिसीव करता है एंड स्कैटर्स इट टू द सराउंडिंग। मतलब कि काम धाम कुछ नहीं है मामा जी का, चंदा मामा जी का, और क्रेडिट जो है ये ले जाएंगे पूरा का पूरा। हम बोलेंगे कि वाह क्या सुहानी मूनलाइट आ रही है, चांद की जो है ना चांदनी आ रही है। अरे काहे की चांद की चांदनी, वो लाइट उसकी खुद की है ही नहीं, क्रेडिट ले रहा है रोशनी का, जबकि वो रोशनी इसकी खुद की नहीं है, किसी और से लेकर के आया नालायक। समझे? तो नॉन ल्यूमिनस है बट इट रिसीव्स द लाइट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, और एक्सटर्नल सोर्स से लाइट लेने के बाद मून क्या करेगा, उसको फैला देगा एंड scatters it to the surrounding. For example, the moon, a book, a table, a chair, etc. are all non-luminous. अकेले इसको क्यों कोसे बेटा, जो हमारी किताबें हैं, जो हमारी टेबल है, जो हमारा वार्डरोब है, जो हमारे बर्तन है, वो सब क्या होते हैं बेटा, नॉन ल्यूमिनस होते हैं। किताब से कभी रोशनी आते हुए देखी है क्या? आप बोलोगे कि मैम सेशन की शुरुआत में जो है ना आपने हमको डराने की कोशिश करी थी, आपने कहा था कि एक अंधेरे कमरे में जाओ, अपने खुद के, किसी और के नहीं बेटा, किसी और के नहीं, अपने खुद के अंधेरे कमरे में जाओ तो चीज़ें तुमको नहीं दिखेंगी, और जहाँ तुमने लाइट ऑन करी तो तुमको बुक भी दिखेगी, तुम्हें टेबल भी दिखेगी, तुम्हें चेयर भी दिखेगी, तुम्हें बेड भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैम टेबल से रोशनी आएगी ना। देखो हम चीज़ों को बेटा तभी देख पाते हैं जब चीज़ों से निकलने वाली रोशनी हमारी आंखों तक पहुँचे। ये एक कटु सत्य है, समझे बात? हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो इंसान हो, कुत्ता हो, जानवर हो, भेड़ हो, बकरी हो, प्लांट हो, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, हम उसको तभी देख पाएंगे जब उससे निकलने वाली रोशनी हमारी आंखों तक पहुँचे। अगर तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रोशनी हमारी आंखों तक नहीं पहुँच रही है बेटा, तो वो ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखाई देगा। जब हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें अपने ही कमरे की चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि उन चीज़ों से जो रोशनी है ना वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं रही है। टेबल पर बुक पड़ी हुई है तो ना टेबल की रोशनी आंख तक आ रही है, ना बुक की लाइट आंखों तक आ रही है, तो ना हमको टेबल नजर आएगी ना हमको बुक नजर आएगी। लेकिन जैसे ही कमरे की ट्यूबलाइट ऑन करेंगे सब कुछ दिखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब टेबल की लाइट आंखों तक पहुंच रही है, अब बुक की लाइट आंखों तक पहुंच रही है, तो टेबल भी दिखेगी और उसके ऊपर रखी हुई बुक भी दिखेगी। तो मैम इसका मतलब तो टेबल और बुक क्या हो गए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए ना, सेल्फ ल्यूमिनस, उनकी खुद की रोशनी है जो वो हमारी आंखों तक फेंकते हैं और जिससे कि वो हमको दिखते हैं। नहीं, ये नॉन ल्यूमिनस है बेटा। टेबल, बुक हमारी खुद की, इंसान की, जानवर की, प्लांट की, किसी की अपनी रोशनी नहीं होती है। उधार लेते हैं हम रोशनी किसी एक्सटर्नल सोर्स से, और लेने के बाद क्या करेंगे, चारों दिशाओं में उस रोशनी को फैला देंगे ताकि वो रोशनी इंसान की आंखों तक पहुंचे और हमको वो सब चीजें नजर आए। जैसे कि ये तुम्हारे कमरे का बल्ब है, ठीक है ना, ये तुमने जलाया तो इसकी रोशनी कहाँ पड़ी, किताब पर पड़ी। किताब क्या है, बिल्कुल चंदा मामा जैसी। ये बोलेगी कि भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं लाइट वाइट, तो मैं क्या करूँगी, इस बल्ब से जो आने वाली लाइट है, बुक बोलेगी भैया ये जो बल्ब से जो लाइट आ रही है ना,
मैं इसको ले करके चारों दिशाओं में फैला दूंगी, स्कैटर कर दूंगी। और यही लाइट, यहां हम खड़े रहते हैं अपनी आंख ले करके, तो ये लाइट हमारी आंखों तक पड़ जाती है तो हमको बुक दिखने लग जाती है। अगर बुक की खुद की रोशनी होती बेटा, तो अगर तुम्हारे कमरे का जो बल्ब है, जो ट्यूबलाइट है, अगर वो नहीं जलता तो भी तो तुम्हें बुक दिखनी चाहिए ना। जब लाइट जलती है रूम की तभी बुक क्यों दिखती है? अगर उसके पास खुद की रोशनी है तो अंधेरे कमरे में भी चमकनी चाहिए ना। ये चमकती है क्या? नहीं। क्यों? नॉन ल्यूमिनस है। जब एक्सटर्नल सोर्स से लाइट रिसीव करेगी तभी ये उस लाइट को सराउंडिंग्स में फैला पाएगी और तभी उस स्कैटर्ड लाइट को हम अपनी आंखों तक मतलब वो लाइट हमारी आंखों तक आएगी और तभी उस किताब को, उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे। अंधेरे कमरे में अगर तुम्हारी मम्मा भी खड़ी होंगी तो वो तुमको नहीं दिखेंगी। क्यों? बेटा मम्मा कोई सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है कि मम्मा के, वो तो फालतू की बात होती है कि आप बहुत ग्लो कर रहे हो। लिटरली कोई इंसान बेटा ग्लो नहीं करता है। कोई भी इंसान या कोई भी जानवर है ना, मतलब वो जुगनू को बेटा छोड़ करके, है ना, ऐसा कोई ग्लो नहीं करता है। कोई भी सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि सपोज यहाँ पर तुम्हारी मम्मा खड़ी हुई है तो अंधेरे कमरे में तुमको तुम्हारी मम्मा नहीं दिखेंगी, और जैसे तुम लाइट ऑन करोगे कमरे की तो लाइट मम्मा के ऊपर पड़ेगी, और जो लाइट मम्मा के ऊपर पड़ेगी वही लाइट, मतलब आप ये समझ लो कि मम्मा के ऊपर आकर के वो लाइट गिरी, और गिरने के बाद, टकराने के बाद वो लाइट चारों दिशाओं में स्कैटर हो गई। और यही स्कैटर्ड लाइट जब हमारी आंखों तक पड़ी तो हमें कमरे में मम्मा खड़ी हुई नजर आ जाएंगी। पल्ले पड़ी बात। ओके, अब बेटा एक टॉपिक और था, टाइप्स ऑफ मीडिया। ये मैं आपको अगले सेशन में कवर करवा दूंगी, ठीक है। इस सेशन के लिए बस अपन इतना ही रखते हैं। जब अपन अगले सेशन में लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको 3 तरह के मीडिया होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, इनके बारे में मैं आपको बता दूंगी। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अपन मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाथ। चला, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।